ये मेडिकल इंश्योरेंस जब करने के लिए लोग आते हैं, जो समझाते हैं, बोलते पढ़ के लो, लेकिन टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं बहुत लोग वो समझ नहीं पाते, वो साइन करते। लेकिन ये दुकानदार जैसा जब खरीदने के लिए जाते हैं वो बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, लेकिन जब वापस देने के लिए या चेंज करने के लिए जाते हैं, एक्सचेंज के लिए, तब दुकानदार पहचान नहीं पाते। ऐसा भी अगर इंश्योरेंस के टाइम इतना रूल्स दिखाते, जब क्लेम करते तब आप हॉस्पिटल में क्लियरेंस फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, सब तरह हॉस्पिटल्स रेडी टू डिस्चार्ज पेशेंट। जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते, एक तो 10 दिन 7 दिन रहने के बाद घर जाने के तरसते, तब आप क्लियरेंस देते नहीं है, इंश्योरेंस के पास जाना पड़ता है। ऐसा भी होता है एक दिन रुक जाना पड़ता है। एक दिन मीन्स वो पैसा लोगों खुद से देना पड़ता है। एक्चुअली इनसे इस गरीब देश में ऐसे भी हॉस्पिटलाइज होने से इतना पैसा खर्च होता है, जो जिंदा बचकर तो आ जाते हैं लेकिन फाइनेंशियली मर के आ जाते हैं। तो इसी जगह पे अगर इंश्योरेंस भी इस रूम के लिए पैसा नहीं देंगे, इस ट्रीटमेंट के लिए नहीं देंगे, इस टेस्ट के लिए नहीं देंगे, बहुत सारे वो कट करते जिसमें मिलने का टाइम लोगों को एक्चुअली नहीं मिलते। हेल्थ मिनिस्टर शुड डायरेक्ट IRDAI to make it mandatory for insurance companies to disclose on their websites each month the number of claims received and rejected। कितना रिजेक्ट करते ये जानना भी बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, तो दूसरे को पता चलेगा जो हम लोग पैसा दे रहे इंश्योरेंस कर रहे, क्योंकि इंश्योरेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन मिलने का टाइम क्या मिल रहे, कितना मिल रहे, किसको मिल रहे, किसको नहीं मिल रहे, कितने लोगों को नहीं मिल रहे, इसलिए ये वेबसाइट में देना बहुत ज़रूरी होता है। सरकार बोल रहे विदेशी कंपनी को ये उनके लिए टेक्नोलॉजी एडवांस है, वो लेके आएंगे। अभी भी बीजेपी के MP भी वही बोल रहे हैं। सच तो अगर ऐसा है, ये अगर इसी सेक्टर में है, बहुत सारे सेक्टर में है जो देश से ज़्यादा कोई डेवलप कंट्री में उसका टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो क्या करेंगे? सबको लेके आएंगे? देश का जितना कंपनीज है उसको डेवलप करो, उसको चांस दो। आप ये पॉलिसी जो होते हैं ना, इस पॉलिसी में आप लोग क्या करते हो, सिर्फ जो पब्लिक जो पॉलिसी बनाते हैं उनके लिए, उनके सपोर्ट में नहीं खड़े होते। आप जो कंपनीज है उसके लिए होते, लेकिन सरकार होते देश के लोगों के लिए, जो गरीब है, जो वोट देके आपको जिता के लाते हैं। ये कंपनीज के लिए आप काम जितना करते हो वो अगर लोगों के लिए करेंगे तो मुझे लगता है देश आगे भी जाएंगे। आप अगर अभी रिजू जी ने आज टेबल थपथपा के बोले हैं हम लोग बिल तो पास करते ही रहेंगे, करेंगे भी, इतना एरोगेंसी के साथ बोले और बोलेंगे आप डिस्कस करो लेकिन हम लोग प्रेरित करके रहेंगे, तो ये भी एक देशभक्त की साइन है। क्योंकि आप जो भी करना चाहे करेंगे, ऑपोजिशन जो भी बोले, जो भी अपोज करे, आप डेमोक्रेसी ख़त्म करेंगे, फिर भी आप देशभक्त है। आप महात्मा गांधी का नाम उठा देंगे, फिर भी आप देशभक्त है। हम लोग अपोज करेंगे तो हम लोग देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है। तो आप देशभक्त के लिए, देश प्रेम के लिए बोले, देश के लिए सोचे, देश के इंश्योरेंस कंपनीज को चांस दे उनको डेवलप करने के लिए। क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट जो है उनके साथ बात करें, वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग ये अपोज कर रहे, हम लोग भी इसको अपोज करें। थैंक यू सो मच। आम आदमी के जीवन का क्या मोल होता है सर, ये NDA की सरकार जो है वो बहुत ही मजबूती से जानती है और उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास करती है। पर आश्चर्य की बात यह है सर कि जब जब इस सदन में रक्षा की और सुरक्षा की बात होती है तो विपक्ष को एलर्जी होती है। GST जिसमें आम आदमी के आय की रक्षा होती है, जब उसकी बात होती है तब विपक्ष को एलर्जी होती है। अगर हम बात करें बिहार में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात होती है, उनके आय की रक्षा की बात होती है, तब विपक्ष को एलर्जी होती है। अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर का, जिससे हम अपनी सीमा को सुरक्षित रखते हैं, सीमाओं की रक्षा की बात होती है, तब उनको एलर्जी होती है। और अगर हम बात करें SIR का,
जो लोकतांत्रिक अधिकार को मजबूत करता है उसकी बात होती है, तब भी विपक्ष को एलर्जी है। तो समझ में नहीं आता है सर कि इनको रक्षा से एलर्जी है, लोकतांत्रिक अधिकार से एलर्जी है कि सुरक्षा से एलर्जी है। इनको सरकार से दिक्कत है, इनको आम आदमी से दिक्कत है, या इनको किसी गरीब से दिक्कत है। जब भी गरीबों के हित की बात होती है, दलित वंचित शोषित वर्ग के हित की बात होती है, तब हमेशा ये कुछ ना कुछ करके इसका विरोध करते हैं। सर, ये विधेयक जो है वो पुनर्स्थापित करता है कि जितनी गंभीर सरकार विकसित भारत एट 2047 के लिए है, उतनी ही गंभीर वो सुरक्षा बीमा हर एक इंसान को पहुंचे 2047 तक, उसके लिए भी है। हमारे सरकार की आधारशिला जो है, जो विचारधारा है, वो है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। और उसके तहत पिछले 10 साल से जो भी सुधार हुए हैं बीमा के क्षेत्र में, उसको ये विधेयक और मजबूत करता है। उसके लिए मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मार्च 2025 तक लगभग 23 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं और 9 लाख से अधिक परिवारों को लगभग 18,102 करोड़ रुपए के 102 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया है। अगर हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो इसमें लगभग 50 करोड़ नामांकन हुए हैं, जिसमें 23.5 करोड़ महिलाएं हैं। अगर हम अटल पेंशन योजना की बात करें तो इसमें लगभग 46,000 करोड़ रुपए का फंड जमा हुआ है। इसमें 48% जो महिलाएं हैं उनको लाभ मिला है। सर, ये पुनर्स्थापित करता है कि केंद्र सरकार बीमा के माध्यम से सबकी आय को सुरक्षित महसूस कराना चाहती है, सबके जीवन को सुरक्षित रखना चाहती है। महोदय, ये बिल सिर्फ एक घोषणा नहीं, इम्प्लीमेंटेशन का एक रास्ता है। इस बिल के कुछ प्रावधान हैं जिसको हम फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे। इसमें FDI जो है वो 74% से बढ़ाकर 100% करने का इसमें प्रावधान है। इसमें सर, जब FDI को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा तो इकोनॉमिक्स में हमेशा इसमें कंपटीशन बढ़ेगी और कंपटीशन के तहत जो कीमतें हैं वो गिरती हैं और कीमत गिरने पर सस्ते प्रीमियम पे बीमा का लाभ आम आदमी को मिल सकेगा। ये आम आदमी के हित में ही इस प्रावधान को रखा गया है। अगर हम विदेशी इंश्योरेंस का बात करें तो आपदा के समय जैसे बिहार में इसमें विदेशी री इंश्योरेंस की पूंजी को 5,000 करोड़ से घटाकर 1,000 करोड़ कर दिया है। इसमें आपदा के समय जैसे बिहार में बाढ़ आता है, ऐसे में जो छोटी छोटी बीमा कंपनियां हैं वो डूबने लगती हैं। विदेशी कंपनीज जब आएंगे तो इसमें रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा और आपदा के समय किसान और आम आदमी का क्लेम जो है वो नहीं कटेगा। LIC को आज़ादी मिलेगी, इसमें आम आदमी को LIC से बेहतर लाभ मिल पाएगा। और क्लॉज 50 इसमें हम हाईलाइट करना चाहेंगे सर, क्लॉज 50 के तहत इस कानून की जो भाषा है उसको जेंडर न्यूट्रल भी किया जा रहा है। स्त्री और पुरुष का जो भेद है उसको कम किया जाएगा, सामाजिक न्याय को पुनर्स्थापित किया जाएगा। कीजिए मैम। बस मेरे 2 सुझाव हैं सर। हम एक महिला सांसद हैं, बिहार की महिला सांसद है। मेरा बस ये सुझाव है कि बिहार में जीविका दीदी का बहुत बड़ा एक समूह चलता है। अटल पेंशन योजना के तहत 48% महिलाओं को जो बीमा है उसका लाभ मिलता है। बिहार में जीविका दीदी जैसे समूह जो वो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल किया जाए और महिला जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। और एक और क्लॉज 93 के तहत सर, हमारा जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो ग्लोबल एवरेज से कम है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 3.7% है और ग्लोबल एवरेज 7% है। इसको बढ़ाने के लिए क्लॉज 93 के तहत जागरूकता का जो एक प्लान है वो एजुकेशन, क्लॉज 93 के एजुकेशन फंड के तहत जो स्थानीय भाषा जैसे मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, ऐसे में बहुत धन्यवाद श्री राजीव जागरूक अभियान चलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।